अगर मैं आपसे कहूं कि खिदधकियों पर टमाटर के पौधे तैयार करने की यह सारी वसंतकालीन भाग-दौड़ समय और ऊर्जा की बर्बादी है, तो कैसा लगेगा? थोड़ा अटपटा लग रहा है ना? लेकिन मैंने पिछले 5 सालों से घर के अंदर मिट्टी के बक्सों को तो छूना ही छोड़ दाश दिया है। आज मैं अपना सबसे बदधा बागवानी रहस्य बताने जा रहा हूँ। मैं टमाटर के बीज सीधे सर्दियों में क्यारी में कैसे बोता हूँ। इसका नतीजा ये होता है कि मुझे अपने पडडी होसियों से 2-3 हफ्ते पहले फसल मिल जाती है और पौधे एकदम स्पार्टन जैसे मजबूत और सेहतमंद उगते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और आप समझ जाएंगे कि यह तरीका बागवानी के आपके पूरे नजरिए को कैसे बदल देगा। चलिए जरा पारंपरिक तरीके को याद करते हैं। फरवरी, मार्च, पूरे घर में डिब्बे ही डिब्बे, मिट्टी हर जगह बिखरी है और खिड़कियां वो पौधों से भरी पद ही है। हम ग्रो लाइट्स जलाते हैं, इस बात से परेशान रहते हैं कि कहीं पौधा ज्यादा लंबा न खिंच जाए। ब्लैक लेग जैसी बीमारियों से लड़ते हैं और फिर लगाने से पहले इन नाजुक पौधों को कार्डिडैक मौसम के लिए तैयार करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत समय लग जाता है, लेकिन जरा सोचिए, जंगल में जंगली टमाटरों की देखभाल कौन करता है? उनके बीज पतझड़ में जमीन पर गिर जाते हैं, बर्फ के नीचे पूरी सर्दी बिताते हैं और जब उन्हें सही गर्मी महसूस होती है, तब वे अपने आप अंकुरित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्राकृतिक स्तरीकरण, नेचुरल स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। हम अपने टमाटरों को मजबूत और सहनशील बनाने के लिए ठीक इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। आइए सबसे मजेदार चीज से शुरुआत करें, यानी इस तरीके के दर्शन से। यह महज खेती का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह बागवानी करने वालों को आजाद करने की एक पूरी विचारधारा है। जरा एक आम बसंत के बारे में सोचिए। हो सकता है बाहर अभी भी बर्फ पड़ी हो, लेकिन आपके घर के अंदर बुवाई का असली अभियान शुरू हो चुका होता है। आप मिट्टी के बोरे ढो रहे हैं, उसे छान रहे हैं, कीटाणु रहित कर रहे हैं। आपकी पूरी रसोई या बालकनी गोदाम बन जाती है। फिर शुरू होती है पेराई, ट्रांसप्लांटेशन। गमलों की संख्या बढ़ती जाती है और वे हर सपाट जगह पर कब्जा कर लेते हैं। आप लगातार नमी, तापमान और रोशनी पर नजर रखते हैं। पौधों को एक तरफ झुकने से रोकने के लिए आपको बक्सों को बार बार घुमाना पड़ता है। यह रोजाना का मेहनत भरा काम आपके शौक को एक असली नौकरी में बदल देता है। लेकिन पतझड़ की बुवाई, यानी सर्दियों से पहले बुवाई, इस पूरे चलन को पूरी तरह से बदल देती है। आपको बस पतझड़ में एक काम करना है, जिसमें शायद 1 या 2 घंटे लगेंगे, और बस आप आजाद हैं। आप पूरी सर्दी आराम करते हैं। बसंत में जब आपके पड़ोसी अपनी पौधरोपण की गाथा शुरू कर रहे होते हैं, तब आप आराम से चाय पीते हैं और देखते हैं कि प्रकृति अपना सारा काम खुद कैसे कर रही है। यह पूरा नियंत्रण रखने से हटकर प्रकृति पर विश्वास करने का बदलाव है। हम अपने पौधों के सिर्फ निगरानी करने वाले नहीं रहते, बल्कि उनके भागीदार, पार्टनर बन जाते हैं। हम सिर्फ सही स्थितियां बनाते हैं और फिर प्राकृतिक प्रक्रियाओं को अपना काम करने देते हैं। यह भारी मानसिक तनाव को दूर करता है। अब यह डर नहीं रहता कि पौध बीमार हो जाएगी, लंबी खींच जाएगी या रोशनी की कमी से मर जाएगी। हम उन बीजों पर भरोसा करते हैं जिनमें हजारों साल पुराना जीवित रहने का ज्ञान छिपा है। यह तरीका उन लोगों के लिए नहीं है जो सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। यह उनके लिए है जो प्रक्रिया का आनंद लेना चाहते हैं, जो अपने समय को महत्व देते हैं और प्रकृति की शक्ति पर विश्वास करते हैं। यह बागवानी का सच्चा जैन है, जो आपको बसंत का मजा लेने देता है, न कि उसे खिड़की पर रखे नाजुक पौधों की अंतहीन देखभाल में गुजारने देता है। और जब आप ठंडी जमीन से शक्तिशाली अंकुरों को निकलते देखते हैं, तो आपको सिर्फ संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि प्राकृतिक चक्रों के साथ एक सच्चा जुड़ाव महसूस होता है। आप समझते हैं कि आप सिर्फ सब्जियां उगाने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज का हिस्सा बन गए हैं। अब हम इस चमत्कार की जीव विज्ञान, बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि इस तरह उगाए गए पौधे असली एथलीट क्यों बन जाते हैं। इसका पूरा रहस्य उस प्रक्रिया में छिपा है जिसे वैज्ञानिक प्राकृतिक स्तरीकरण
नेचुरल स्ट्रैटिफिकेशन और सख्त बनाने हार्डनिंग की प्रक्रिया कहते हैं। जब बीज मिट्टी में सर्दियों में रहता है तो वह कम तापमान और जमने पिघलने फ्रीजिंग एंड थॉविंग के चक्रों से गुजरता है। यह उसे मारता नहीं है, बल्कि इसके आंतरिक जीवित रहने के तंत्र सर्वाइवल मैकेनिज्म्स को सक्रिय करता है। कमजोर, अव्यवहार्य, नॉन वायबल बीज इन स्थितियों का सामना नहीं कर पाते और मर जाते हैं। यह कठोरतम प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन होता है, जिसकी नकल हम घर पर बहुत कम प्रभावशीलता के साथ कर पाते हैं। केवल सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली आनुवंशिकी जेनेटिक्स वाले नमूने ही बचते हैं। जब वसंत में ऐसा बीज अंकुरित होता है तो वह जीवन के पहले क्षण से ही कठोर, हार्डेंड हो चुका होता है। इसकी कोशिका भित्तियां, सेल वॉल्स, मोटी होती है और कोशिका रस, सेल एसएपी, अधिक केंद्रित होता है, जो इसे वापसी की ठंड, लेट फ्रॉस्ट के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। आपने निश्चित रूप से देखा होगा कि सर्दियों में लगाए गए पौधों में अक्सर बैंगनी रंगत, पर्पल ह्यू होती है। ये बीमारी का संकेत नहीं है, बल्कि एंथोसायनिन्स के उत्पादन का प्रमाण है। ये वो वर्णक पिगमेंट्स हैं जो पौधे को ठंड और पराबैंगनी किरणों, यूवी रेस से बचाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जमीन के नीचे होती है। जो पौधा अपने स्थायी स्थान पर उगता है वह तुरंत ही मूसलाजड़ प्रणाली, टैपरूट सिस्टम बनाना शुरू कर देता है। इसकी मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई तक जाती है, जहां हमेशा नमी मौजूद होती है। तुलना के लिए गमलों से उगाई गई पौध में रेशेदार सतही जड़ प्रणाली, फाइब्रस शैलो रूट सिस्टम होती है, जो रोपाई के दौरान हमेशा क्षतिग्रस्त हो जाती है। ऐसा पौधा लंबे समय तक बीमार रहता है, अनुकूलन में समय लेता है और अंततः सतही सिंचाई, सरफेस वाटरिंग पर अधिक निर्भर रहता है। ओसिस क्यारी बेड में बीज से उगाया गया टमाटर एक आत्मनिर्भर जीव, सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनिज्म होता है। वह खुद ही पानी और पोषण ढूंढ लेता है और उसे लगातार पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, कई गुना अधिक होती है। इसे फाइटोफ्थोरा और अन्य फंगल रोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसका स्वास्थ्य शुरुआत से ही आनुवंशिक स्तर पर निर्धारित हो जाता है। यह तुलना ऐसी है जैसे एक बच्चे की तुलना की जाए जो बांझ, स्टेराइल परिस्थितियों में पला बढ़ा है, और उस बच्चे से की जाए जो बचपन से नंगे पैर कीचड़ में भागा है। दूसरा बच्चा कहीं अधिक मजबूत और स्वस्थ होगा। यहां भी यही है। हम नाजुक पौधे नहीं उगा रहे हैं, बल्कि प्रकृति को ही आदर्श उत्तरजीवी, आइडियल सर्वाइवर्स बनाने का मौका दे रहे हैं। आइए इसके सबसे आकर्षक फायदे, जल्दी और भरपूर फसल मिलने पर गहराई से विचार करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम घर में जितनी जल्दी बीज या पौध लगाएंगे उतनी जल्दी हमें फल मिलेंगे, लेकिन यह एक बड़ी गलतफहमी है। कृत्रिम वातावरण जैसे घर के अंदर में उगाया गया पौधा जब खुली जमीन में रोपा जाता है तो भारी तनाव महसूस करता है। सब कुछ बदल जाता है। तापमान, नमी, रोशनी, मिट्टी की संरचना। पौधा कम से कम 1 और कभी-कभी 2 सप्ताह के लिए बढ़ना बंद कर देता है। इस दौरान वह अपनी सारी ऊर्जा बढ़ने में नहीं, बल्कि नई परिस्थितियों के अनुकूलन, एडजस्टमेंट और अपनी क्षतिग्रस्त जड़ों को ठीक करने में लगा देता है। अब जरा हमारे अग्रिम टमाटर, जो हमने मौसम से पहले लगाए थे, को देखें। यह ठीक तभी जागृत हुआ जब उसके लिए परिस्थितियां पूरी तरह से आदर्श बन गईं। उसे किसी भी चीज की आदत डालने की जरूरत नहीं है। वह पहले से ही अपने घर में है। पहले दिन से ही वह बिना किसी रुकावट या तनाव के तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। वह विकास के लिए हर अच्छे मौसम का भरपूर उपयोग करता है, जबकि उसका रोपा गया साथी, नर्सरी वाला पौधा, अभी भी नई जगह पर सेट होने की कोशिश कर रहा होता है। हमारा यह झुझारू पौधा पहले ही हरी पत्तियां बढ़ा रहा होता है और फूल लगने की तैयारी कर रहा होता है। यह निर्बाध शुरुआत ही हमें 2 से 3 हफ्तों की बढ़त देती है। लेकिन बात सिर्फ समय की नहीं है। फसल की प्रचुरता सीधे तौर पर जड़ों के स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। जैसा कि हमने चर्चा की, अग्रिम बुवाई वाले टमाटरों की जड़ प्रणाली
गहरी और शक्तिशाली होती है। इसका मतलब है कि पौधे की पहुंच मिट्टी के बड़े हिस्से तक होती है, जिससे उसे अधिक पोषक तत्व और नमी मिलती है। उसके पास अधिक फल तैयार करने और उन्हें पोषण देने की ताकत होती है। फलियां ज्यादा बनती हैं और टमाटर भी बड़े आकार के होते हैं। ये पौधा बीमारियों से लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, बल्कि पूरी ताकत फसल बनाने में लगाता है। सूखे के मौसम में जब सामान्य पौध लगाने वाले किसान पानी देने के लिए भागते फिरते हैं, हमारे ये टमाटर मिट्टी की गहरी परतों से आराम से पानी खींचते हैं और फल देना जारी रखते हैं। नातीजतन हमें न केवल जल्दी बल्कि ज्यादा स्थिर और बेहतर गुणवत्ता वाली फसल मिलती है। ऐसे पौधों के फल अक्सर ज्यादा मीठे और खुशबूदार होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रकृति से अधिकतम लाभ मिला है, न कि वे कृत्रिम पोषण पर पाले गए हैं। ये गणित आसान है। कम तनाव, बेहतर पोषण, यानी ज्यादा अच्छी गुणवत्ता वाले फल हमारे काम में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। सही किस्मों, वैरायटीज का चुनाव। यहाँ आप तुक्के या सिर्फ खूबसूरत पैकेट देखकर निर्भर नहीं रह सकते। आपका तरीका सोच समझकर और कठोर होना चाहिए। पहला और सबसे जरूरी नियम, F1 मार्क वाले संकर हाइब्रिड्स को भूल जाओ। ये पहली पीढ़ी के हाइब्रिड आदर्श अक्सर ग्रीनहाउस जैसी परिस्थितियों में अधिकतम उपज के लिए बनाए जाते हैं। इनके बीज माता पिता के गुणों को बरकरार नहीं रखते, और सबसे बड़ी बात, ये खुले मैदान में सर्दी की कठोर चुनौतियों के लिए आनुवंशिक रूप से जेनेटिकली तैयार नहीं होते। हमें सिर्फ किस्में, वैरायटीज चाहिए। किस्मों वाले टमाटर कई सालों की लोकप्रिय या वैज्ञानिक सिलेक्शन का परिणाम है। ये स्थिर होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी अपने गुण ट्रांसफर करते हैं। दूसरा नियम, पकने के समय, मैच्योरेशन पीरियड के आधार पर चुनाव करें। हमें जल्दी पकने वाले या इससे भी बेहतर अल्ट्रा अर्ली या सुपर डिटर्मिनेट किस्मों की जरूरत है। क्यों? हमारा लक्ष्य है कि हम अर्ली स्टार्ट का फायदा उठाकर जल्द से जल्द उपज लें। देर से पकने वाली किस्में छोटी गर्मियों में अपनी पूरी क्षमता, पोटेंशियल दे ही नहीं पाती। तीसरा नियम, पौधे का स्वरूप, बुश टाइप। डिटर्मिनेट किस्में, यानी कम ऊंचाई या मध्यम ऊंचाई के पौधे आदर्श हैं। इन्हें ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग, साइड शूट्स हटाने या ऊंचे सहारे देने की जरूरत नहीं होती। ये कॉम्पैक्ट होते हैं, मुख्य तने और साइड ब्रांच पर जल्दी फल देते हैं और अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। एक साथ और जल्द उपज के लिए यही बेहतरीन है। ऊंचे बढ़ने वाले इंडिटर्मिनेट किस्में ग्रीन हाउस या पॉलीटनल के लिए छोड़ दें। और चौथा, सबसे स्पष्ट नियम, ठंडक सहन करने की क्षमता, कोल्ड हार्डिनेस। बीज के पैकेट पर खुले मैदान के लिए ठंडक सहनशील, कोल्ड टॉलरेंट या कम देखभाल वाला लिखा हुआ खोजे। आमतौर पर यह साइबेरिया या यूराल क्षेत्र की विकसित किस्में होती है, जो तापमान के तेज उतार चढ़ाव के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार की गई है। कुछ खास उदाहरण जिन्होंने खुद को शानदार साबित किया है। सांका, जल्दी पकने और कम देखभाल में बेजोड़ चैंपियन। दादा दुबुक, समय की कसौटी पर खरा उतरा, मजबूत पौधों वाला भरोसेमंद किस्म। यमाल, कठोर परिस्थितियों के लिए बनाया गया, इसे ठंड से डर नहीं लगता। राकेटा, अचार कैनिंग के लिए आदर्श, भारी उपज देने वाला और मजबूत। पेटा, अल्ट्रा अर्ली किस्म, जिसे गमलों, कंटेनर्स में भी उगाया जा सकता है। ऐसे 3-4 किस्मों की अपनी लिस्ट बनाई और एक्सपेरिमेंट करें। ये आपको ठीक आपके मौसम और आपकी मिट्टी के लिए आदर्श विकल्प खोजने में मदद करेगा। अब हम एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद जरूरी पहलू पर बात करते हैं, बीजों की तैयारी। और सच कहूं तो इसका पूरी तरह से अभाव। यह वो स्थिति है जहां सबसे अच्छा काम यही है कि हम कुछ भी न करें। पारंपरिक कृषि तकनीकों में हमारी आदत होती है कि हम बीजों की हर तरह से मदद करें। उन्हें पानी में भिगोते हैं, एपिन या जिरकॉन जैसे ग्रोथ स्टिम्युलेटर्स, वृद्धि उत्प्रेरक से उपचारित करते हैं और गीले कपड़े में अंकुरित करते हैं।
यह सब इसलिए किया जाता है ताकि अंकुरण तेजी से हो। लेकिन हमारे इस तरीके में तेजी ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमारा लक्ष्य बिल्कुल विपरीत है। हम चाहते हैं कि बीज बसंत आने तक गहरी नींद में रहे और किसी भी कीमत पर समय से पहले न जागे। इसलिए मुख्य नियम याद रखें। जाड़े से पहले बुवाई के लिए बीज पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सूखे होने चाहिए। उन्हें सीधे दुकान की शेल्फ से या अपने भंडार से उठाए और उनके साथ कोई छेड़छाड़ न करे। ये इतना जरूरी क्यों है? कल्पना कीजिए, आपने भीगे हुए या स्टिमुलेटर से उपचारित बीज बो दिए। नवंबर आता है और अचानक कुछ दिनों के लिए मौसम नरम हो जाता है। जमीन 5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है। नमी वाला और उत्तेजित बीज इसे जीवन शुरू करने का संकेत समझता है। वह फूल जाता है और अंकुरण शुरू हो जाता है और 1 हफ्ते बाद तापमान -10 डिग्री तक गिर जाता है। जो कुछ भी अंकुरित हुआ था वह अनिवार्य रूप से मर जाएगा, जबकि सूखा बीज गहरी निष्क्रियता डोरमेंसी की अवस्था में होता है। यह तापमान और नमी के छोटे मोटे उतार चढ़ावों पर प्रतिक्रिया नहीं करता। इसे जागने के लिए गर्मी और नमी की एक लंबी और स्थिर अवधि चाहिए, जो केवल बसंत में ही आती है। उसे खुद पता है कि सही समय कब है। दूसरा पहलू है बीजों की मात्रा। लालच न करे। प्रकृति प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन के नियमों पर काम करती है और हमें इसे ध्यान में रखना होगा। सभी बीज सर्दी नहीं झेल पाएंगे। कुछ मिट्टी में रहने वाले जीवों द्वारा खाए जा सकते हैं, कुछ बहुत कमजोर साबित होंगे और कुछ अत्यधिक नमी के कारण मर सकते हैं। इसलिए आपको पर्याप्त अतिरिक्त बीज बोने होंगे, कम से कम 2 गुना या बेहतर होगा कि 3 गुना ज्यादा, जितना आप बसंत में रोपाई के लिए बोते। डरे नहीं कि आपके खेत में घना जंगल उग आएगा। बसंत में हम सख्ती से छंटाई, थिनिंग करेंगे और सही दूरी पर केवल सबसे मजबूत पौधों को ही रखेंगे। बुवाई के इस चरण में यह उदारता आपकी बीमा पॉलिसी है और इस बात की गारंटी है कि बसंत में आपको एक पूरी क्यारी बनाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली अंकुर मिलेंगे। अपनी टमाटर की क्यारी के लिए जगह चुनना एक रणनीतिक फैसला है, जिस पर हमारी आधी सफलता निर्भर करती है। यह ऐसा काम नहीं है कि बची खुची जमीन का टुकड़ा उठाकर दे दिया जाए, जिसका और कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमें अपने बीजों के लिए सर्दियों के लिए एक 5 सितारा होटल और वसंत स्प्रिंग के लिए एक बेहतरीन लॉन्च पैड तैयार करना होगा। पहली और सबसे जरूरी जरूरत है सूरज की रोशनी। अपने प्लॉट पर सबसे ज्यादा धूप वाली जगह चुनें। टमाटर सूरज के बच्चे होते हैं और जल्दी बरहत के लिए उन्हें अधिकतम गर्मी की जरूरत होती है। वो क्यारी जो वसंत में सबसे पहले बर्फ से मुक्त होती है और गर्म होना शुरू करती है, वही हमारी आदर्श उम्मीदवार है। उन जगहों से बचें जहां घर, बाढ़ या बड़े पेड़ों की छाया आती हो। दूसरी और उतनी ही महत्वपूर्ण जरूरत है जल निकासी, ड्रेनेज और पानी का जमाव न होना। वसंत में जब बर्फ पिघलती है तो कई जगहों पर तालाब जैसी स्थिति बन जाती है। अगर आपकी क्यारी ऐसी नीची जगह पर हुई तो बीज जम जाएंगे और बर्फीले पानी में सड़कर खत्म हो जाएंगे। इसलिए आदर्श समाधान ये होगा कि थोड़ा ढलान दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की ओर हो, जहां से पानी प्राकृतिक रूप से बह जाए। अगर आपकी जमीन समतल है तो मेरा सुझाव है कि आप एक उठी हुई या ऊंची क्यारी रेज्ड बेड बनाए। इसे जमीन के सामान्य स्तर से बस 20 से 30 सेंटीमीटर ऊपर उठाना ही जल भराव की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। साथ ही ऊंची क्यारियों में मिट्टी वसंत में बहुत तेजी से गर्म होती है। तीसरा पहलू है हवा से सुरक्षा। ठंडी उत्तरी और पूर्वी हवाएं वसंत में मिट्टी के गर्म होने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है और आपकी नई कॉम्पलों अंकुरों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर संभव हो तो क्यारी को किसी इमारत, झाड़ियों की बाड़ या विशेष रूप से लगाए गए शेल्टर, स्क्रीन की एड में लगाइए। और हाँ, एफएसएल चक्र, क्रॉप रोटेशन के नियम को बिल्कुल न भूलें। टमाटर सोलानेसी परिवार से संबंधित है। इन्हें आलू, मिर्च, बैंगन और फिसालिस जैसे परिवार के अन्य सदस्यों के बाद नहीं लगाना चाहिए। इनमें एक जैसे रोग और कीट होते हैं जो मिट्टी में जमा होते रहते हैं। ओसाकिया समा
टमाटर के लिए सबसे अच्छे पूर्ववर्ती यानी इनसे पहले लगाई गई फसलें खीरा, कद्दू, पत्ता गोभी, प्याज, लहसुन, फलियां, दालें, बीन या हरी खाद सीड्स होंगे। इस सरल नियम का पालन करने से आपको भविष्य में बीमारियों से जुड़ी कई समस्याओं से बचने में मदद मिलेगी। अपनी क्यारी की जगह के बारे में सोचने के लिए अभी पतझड़ में समय निकालें और वसंत में आपको इसका शानदार फल मिलेगा। जिस क्यारी में हमें बुवाई करनी है, उसकी तैयारी हमें ठंड शुरू होने से पहले ही कर लेनी होगी, जब तक मिट्टी पूरी तरह जम ना जाए। इसे आखिरी पल के लिए टालना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए सबसे सही समय आपके क्षेत्र के हिसाब से सितंबर का आखिरी हफ्ता या अक्टूबर का महीना होता है। उस समय तक मिट्टी पर्याप्त गर्म और भुरभुरी होनी चाहिए ताकि इस पर आसानी से काम किया जा सके। सबसे पहले हम गहरी खुदाई से शुरुआत करेंगे। हमें मिट्टी को इतना ढीला और हवादार बनाना है ताकि पौधों की जड़ों को फैलने में कोई दिक्कत न हो। मिट्टी को फावड़े की पूरी गहराई तक खोदें और बड़े बड़े ढेलों को अच्छी तरह तोड़ दें। खुदाई के साथ साथ ही हमें जैविक खाद डालनी है। टमाटर को उपजाऊ मिट्टी बहुत पसंद होती है, इसलिए खाद डालने में कंजूसी बिल्कुल न करें। प्रति वर्ग मीटर की क्यारी में एक बाल्टी अच्छी तरह से गली हुई कंपोस्ट या पुरानी गोबर की खाद डालें। ताजा गोबर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बसंत में नई जड़ों को जला सकता है। साथ ही मिट्टी की अम्लता कम करने के लिए और पोटेशियम के स्रोत के तौर पर आप 1 गिलास लकड़ी की राख वुड ऐश भी मिला सकते हैं। खाद डालने के बाद रेक्स की मदद से मिट्टी को फिर से अच्छी तरह से पलट दे ताकि सभी चीजें ठीक से मिल जाएं। अगला कदम है नालियां बनाना। यह काम भी पहले से ही कर लेना चाहिए। कुदाल या किसी तख्ते की मदद से क्यारी में 5 से 7 सेंटीमीटर गहरी लंबी नालियां बना लें। इन नालियों के बीच की दूरी लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर रखें ताकि भविष्य में पौधों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिले। और अब आता है सबसे जरूरी और वो चरण जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। क्यारी पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद एक बड़ी बाल्टी या मजबूत बोरी ले और उसे सूखी भुरभुरी मिट्टी से भर ले। यह मिट्टी इसी क्यारी की हो सकती है, अगर वह पर्याप्त ढीली हो, या फिर कंपोस्ट, पीट मॉस और रेत का पहले से तैयार मिश्रण भी हो सकता है। सूखी मिट्टी वाले इस कंटेनर को आपको किसी ऐसे कमरे में रखना है जहां पाला न जमे लेकिन ठंडक हो, जैसे कि शेड, गैरेज या तहखाना। इसकी जरूरत क्यों है? जब बुवाई का समय आएगा, तब तक क्यारी की मिट्टी जम चुकी होगी और सख्त हो जाएगी। आप बीजों को ढकने के लिए उस मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी तैयार की गई सूखी मिट्टी वैसी ही भुरभुरी बनी रहेगी। और इसी सूखी मिट्टी का इस्तेमाल हम जमे हुए नालियों में बीज डालने के बाद उन्हें ढकने के लिए करेंगे। यह छोटा सा लगने वाला कदम दरअसल सही बुवाई के लिए सबसे अहम है। सूखी मिट्टी का स्टॉक न होने पर आपकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए आलस न करें, इस मिट्टी को पहले से तैयार करके रखें ताकि सही समय आने पर आप पूरी तरह से तैयार रहे। अब हम सबसे महत्वपूर्ण और पेचीदा चरण पर आ गए हैं, बुवाई के सही समय का निर्धारण। इस मामले में आप कैलेंडर या पड़ोसियों की सलाह पर निर्भर नहीं रह सकते। आपका एकमात्र सलाहकार मौसम और मिट्टी की स्थिति ही है। इसका मुख्य और अटूट नियम यह है, बुवाई हमेशा केवल जमी हुई यानी हल्की बर्फ से ढकी मिट्टी में ही करनी चाहिए, न ठंडी में न गीली में, बल्कि उस जमीन में जिस पर बर्फीली पपड़ी फ्रॉस्ट क्रस्ट जम चुकी हो। यह इतना आवश्यक क्यों है? हम पहले ही पिघलने के दौरान समय से पहले अंकुरण के जोखिम के बारे में बात कर चुके हैं। जमी हुई जमीन में बुवाई करने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि बीज वसंत आने तक नहीं जागेगा। ऐसी मिट्टी में तरल रूप में नमी उपलब्ध नहीं होती और तापमान लगातार कम बना रहता है। जब बीज इन परिस्थितियों में पहुंचता है, तो वह गहरी निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। व्यवहारिक रूप से जमी हुई जमीन का क्या मतलब है? इसका मतलब है जब दिन का तापमान 0 डिग्री से ऊपर न जाए या उसके आसपास ही मंडराता रहे।
और रात में तापमान लगातार -3 से -5 डिग्री सेल्सियस बना रहे। मिट्टी की ऊपरी परत कुछ सेंटीमीटर की गहराई तक पत्थर जितनी सख्त हो जानी चाहिए। यदि आप जमीन में अपनी उंगली आसानी से गाड़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बुवाई के लिए अभी जल्दी है। लेकिन अगर आपको इसके लिए जोर लगाना पड़ता है या किसी औजार की जरूरत पड़ती है, तो समझ लें कि सही समय आ गया है। रूस के मध्य क्षेत्रों में ये स्थितियां में आमतौर पर नवंबर के उत्तरार्ध में, कभी-कभी दिसंबर की शुरुआत में आती है। दक्षिणी क्षेत्रों में यह दिसंबर के अंत या यहां तक कि जनवरी में भी हो सकता है, जबकि उत्तरी क्षेत्रों में यह अक्टूबर के अंत में आ जाता है। इसलिए कैलेंडर में तारीख देखना बंद करें और मौसम के दीर्घकालिक लंबे समय के पूर्वानुमान पर बारीकी से नजर रखना शुरू करें। जैसे ही आप देखें कि कम से कम एक सप्ताह तक अचानक गर्माहट आए बिना स्थिर बर्फीला मौसम रहने की संभावना है, तुरंत अपने बीज तैयार करें और अपनी जगह या खेत पर पहुंच जाइए। जल्दी करने की बजाय बुवाई में थोड़ी देर हो जाना बेहतर है। अगर आप पहले से गिरी हुई थोड़ी सी बर्फ पर भी बुवाई करते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप बस पहले से तैयार की गई क्यारियों या नालियों से बर्फ को हटा सकते हैं, बुवाई कर सकते हैं और फिर से बर्फ से ढक सकते हैं। इस स्थिति में बर्फ एक अतिरिक्त कंबल का काम करेगी। याद रखें, आपका काम प्रकृति को चकमा देना है, लेकिन यह काम आपको उसके ही नियमों के अनुसार करना है। और सर्दियों का मुख्य नियम है ठंड और शांति। आइए इस बात पर जरा और गहराई से विचार करें कि इस काम में जल्दबाजी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है। बहुत से नए बागबानी करने वाले जब सर्दी से पहले बुवाई के बारे में सुनते हैं, तो बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लगता है जितना जल्दी बीज जमीन में डाल देंगे, उतना अच्छा होगा। यह एक मानसिक फंदा है। हम इस बात के आदी हैं कि बागबानी में हर काम जल्दी निपटाना चाहिए, मगर यहाँ यह तर्क लॉजिक काम नहीं करता। आइए एक गलत जल्दबाजी भरी बुवाई का दृश्य देखें। मान लीजिए आपने अक्टूबर के आखिर में टमाटर के बीज बो दिए, जब जमीन अभी भी पतझड़ की बारिशों के कारण गर्म और नम है। आप सूखे बीज को नाली में फैलाते हैं और मिट्टी से ढक देते हैं। आगे क्या होता है? गर्म और नमी वाले माहौल में बीज तेजी से नमी सोखना शुरू कर देते हैं। उनकी बाहरी परत नरम हो जाती है और अंदर जैव रासायनिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। बीज अंकुरण के लिए तैयार हो जाता है और तभी हमारी किस्मत खराब हो। नवंबर में लंबे समय तक चलने वाली गर्माहट थॉ आ जाती है, जो हमारे मौसम की खासियत है। बीज के लिए यह स्पष्ट संकेत है, बसंत आ गया, अब बढ़ने का समय है, और वह अंकुरित होना शुरू कर देता है। एक नन्ही जड़ निकलती है, फिर पत्तियां सतह तक पहुंचने की कोशिश करती है, और फिर ठीक एक हफ्ते बाद, जैसे कि नियम हो, कड़ाके की ठंड पड़ती है। तापमान -15 तक गिर जाता है। पानी से भरा नाजुक सा पौधा जिसके पास कोई सुरक्षा नहीं है, वह तुरंत जम जाता है और मर जाता है। आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी उम्मीदें एक गलती से खत्म हो जाती है। आपने जल्दबाजी की। अब सही तरीका समझते हैं। आप लगातार पड़ रहे पाले फ्रॉस्ट का इंतजार करते हैं। जमीन कठोर हो चुकी है। आप सूखे बीज को बर्फीली नाली में डालते हैं और सूखी ठंडी मिट्टी से ढक देते हैं। इस माहौल में बीज नमी सोख ही नहीं सकता, क्योंकि पानी बर्फ के रूप में जम चुका है। कम तापमान सभी आंतरिक प्रक्रियाओं को रोक देता है। बीज जमीन में एक प्राकृतिक फ्रीजर की तरह पड़ा रहता है। अगर मौसम थोड़ा गर्म भी होता है, तो जमीन सिर्फ ऊपर की कुछ सेंटीमीटर तक ही पिघलेगी, लेकिन गहराई में जहां बीज पड़ा है, वहां ठंड बनी रहेगी। इसके अलावा बढ़ने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सिर्फ एक गर्म दिन काफी नहीं होता, बल्कि लंबे समय तक गर्माहट की जरूरत होती है। ऐसा समय बसंत में ही आता है। इस तरह ठंड पड़ने का इंतजार करके आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके बीज मौसम में कुछ भी बदलाव क्यों न आए, पूरी सर्दी आराम की अवस्था डोरमेंसी में रहेंगे। ये ऐसा है जैसे अपनी खाद्य सामग्री को फ्रिज के बजाय फ्रीजर में रख दिया हो। फ्रीजर में वे महीनों तक सुरक्षित रह सकते हैं, जबकि फ्रिज में वे देर सवेर खराब होना शुरू हो जाते हैं।
इसलिए सब्र रखें। थर्मामीटर देखते हुए 10 कप गर्म चाय पीना बेहतर है, बजाय इसके कि एक बार जल्दबाजी करें और अपनी पूरी आने वाली फसल गंवा दें। हमें सिर्फ मौसम के उन पूर्वानुमानों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए जो अक्सर गलत साबित हो सकते हैं। इसकी बजाय आइए हम प्रकृति द्वारा दिए गए संकेतों को पढ़ना सीखें। एक कुशल माली हमेशा अपने आसपास की दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाकर चलता है और उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है जो मौसम विभाग की रिपोर्टों से कहीं ज्यादा स्पष्टता से ऋतु परिवर्तन की सूचना देती है। पहला और सबसे पक्का संकेत है सुबह के समय मिट्टी की स्थिति। अक्टूबर के अंत से रोजाना इस पर नजर रखना शुरू करें। शुरू में सुबह सुबह छोटे छोटे गड्ढों में जमा पानी बर्फ की पतली परत से ढक जाएगा, जो सूरज की पहली किरणों के साथ पिघल जाती है। ये अभी सही समय नहीं है। हमें उस पल का इंतजार करना होगा जब जमीन कम से कम 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई तक जम जाए और पूरे दिन पिघले नहीं। इसे जांचना आसान है। एक पतली लकड़ी की छड़ी को क्यारी में गाड़ने की कोशिश करें। अगर यह आसानी से अंदर चली जाती है तो अब भी जल्दी है। अगर यह मुश्किल से जाती है या बिल्कुल नहीं जाती तो समझ लीजिए कि समय नजदीक है। दूसरा संकेत है पानी का व्यवहार। अगर हल्की बारिश या गीली बर्फ के बाद मिट्टी की सतह पर पानी सूखता नहीं है बल्कि जम जाता है और एक बर्फीली परत बना लेता है, तो इसका मतलब है कि ऊपरी सतह की मिट्टी में मौजूद केशिकाएं कैपिलरीज पहले से ही बर्फ से बंद हो चुकी है। यह एक अच्छा संकेत है। तीसरा प्राकृतिक मार्कर है पतझड़ का खत्म होना। जब तक पेड़ों पर, खासकर बर्च बर्च और फलदार पेड़ों पर पत्ते बचे हुए हैं, इसका मतलब है कि पेड़ों में रस का संचार एसएप फ्लो पूरी तरह से रुका नहीं है और प्रकृति अभी गहरी नींद में नहीं गई है। जब लगभग सभी पेड़ पत्तों से रहित खड़े होते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक संकेत है जो बताता है कि सर्दियों से पहले का असली मौसम शुरू हो चुका है। चौथा संकेत है जंगली पौधों का व्यवहार। खरपतवार पर ध्यान दें। अगर पहली बर्फबारी के बाद वे झुक गए हैं, काले पड़ गए हैं और बेजान दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनका वनस्पति काल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। बेहन और हाँ, जाहिर है बर्फ। अगर पहली हल्की बर्फ गिरती है और ये कई दिनों तक नहीं पिघलती है, तो यह सबसे भरोसेमंद संकेत है। बर्फ पर बीज बोने से डरे नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप इसे बस हटा सकते हैं और बुवाई के बाद यह एक अतिरिक्त इंसुलेटर, उष्मारोधक का काम करेगी। इन सभी अवलोकनों को मिलाकर आपको किसी भी मौसम विभाग से कहीं ज्यादा सटीक जानकारी मिलेगी। आप सही समय को सहज रूप से महसूस करना सीख जाएंगे। यह एक खास कौशल है जो अनुभव के साथ आता है और बागवानी की प्रक्रिया को और भी मजेदार तथा सार्थक बना देता है। तो सभी परिस्थितियां एकदम अनुकूल हैं। मौसम विभाग ने स्थिर ठंड का अनुमान लगाया है। जमीन पूरी तरह जम चुकी है और आप पूरे इरादे के साथ तैयार हैं। अब बीज बोने की प्रक्रिया शुरू करने का समय आ गया है। गर्म कपड़े पहन लीजिए क्योंकि काम सर्दी में करना पड़ेगा। अपने साथ 3 चीजें रखिए। चुने हुए किस्मों के सूखे बीजों का पैकेट, तैयार की हुई सूखी मिट्टी की एक पलटी और क्यारी के लिए मार्कर, पहचान चिन्ह। सबसे पहले अपनी पहले से तैयार की गई क्यारी के पास जाइए जिसमें नलियां बनी हुई है। अगर उन पर थोड़ी सी बर्फ जामी हो तो उसे झाड़ू या ब्रश से हल्के हाथों से हटा दीजिए ताकि नलियां साफ हो जाए। अब बीजों का पैकेट खोलिए। मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, बीजों को खुलकर और घनेपन से बोना है। हर 5 सेंटीमीटर पर एक एक बीज रखने की जरूरत नहीं है। आप बस उन्हें पतली लगातार धार में सीधे पैकेट से जम चुकी नालाई के तैले में डाल सकते हैं। जरा सोचकर देखिए कि आप सूप में नमक डाल रहे हैं, बस उसी उदारता के साथ। अगर आपके पास कई किस्मों के बीज हैं तो हर किस्म के लिए अलग नलाइयां निर्धारित करें और तुरंत मरकर लगा दें ताकि बसंत ऋतु में कोई गड़बड़ ना हो। जैसे कि पंक्ति की शुरुआत में किस्म के नाम वाला छोटा खुंता, ये बहुत जरूरी है।
क्योंकि अंकुर निकलने के बाद किस्म को पहचान पाना असंभव होगा। चिंता मत कीजिए कि बीज बर्फीली जमीन पर पड़े हैं। जब तक वे सूखे रहते हैं, सर्दी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वे मध्यम क्षेत्रों में होने वाले तापमान से भी कहीं ज्यादा कम तापमान सह सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि वे सूखे ही रहें। सभी नलियों में बीज डालने की ये प्रक्रिया आपका सिर्फ कुछ ही मिनट लेगी। तेजी से काम कीजिए ताकि आपको ज्यादा ठंड न लगे। इस चरण में बहुत ज्यादा बारीक सावधानी की जरूरत नहीं है। यह गति ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे जरूरी नियम का पालन करना है, यानी बीज बोन में उतारता। अतः आप एक तरह से सर्दी को चुनौती दे रहे हैं, ये कहते हुए, ये है मेरे सबसे बेहतरीन योद्धा, जो सबसे मजबूत है वो जरूर बचेंगे। ये एक बहुत ही रोचक क्षण होता है जो आने वाली फसल में विश्वास से भरा हुआ है। आप सिर्फ बीज नहीं बो रहे हैं, बल्कि आप जीवन के एक नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं, जो कुछ ही महीनों में पूरी तरह से सामने आएगा। हमने बीजों को बर्फ की खांचों में बिछा दिया है और अब बारी है हमारे सबसे बड़े गुप्त हथियार की, सूखी भुरभुरी मिट्टी से भरी एक बाल्टी की। यही वह कदम है जो एक पेशेवर प्रोफेशनल तरीके को एक शौकिया अमेच्योर तरीके से अलग करता है। कभी भी किसी भी कीमत पर क्यारी के चारों ओर पड़ी हुई जमी हुई मिट्टी से बीजों को ढकने की कोशिश न करें। आप ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। वह डामर कोलतार की तरह सख्त होती है और बड़े बड़े ढेलों से भरी होती है। अगर आप किसी तरह उसे तोड़कर ऊपर डाल भी देते हैं, तो वह एक मोटा और असमान अनियमित परत बनाएगी, जिससे बीच में खाली जगह रह जाएंगी। ऐसे में बीज हवा की जेबों एयर पॉकेट्स में फंस जाएंगे और हो सकता है कि वसंत ऋतु में वे अंकुरित ही न हो। लेकिन हमारी पहले से तैयार की गई मिट्टी बिल्कुल अलग है। यह सूखी है, दानेदार, रसीली है और आसपास के वातावरण की तुलना में गर्म भी है। एक छोटा बेलचा, ट्रोवेल ले या बस अपने हाथों का इस्तेमाल करें और सावधानी से बीजों वाली खांचों को ढक दें। मिट्टी की परत एक समान और भुरभुरी होगी, जो हर बीज को अच्छी तरह से ढक देगी। ये सारी दरारों को भर देगी, जिससे बीजों के लिए एक आदर्श बिछौना रोपाई का आधार बन जाएगा। ढकने वाली इस परत की मोटाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसे ज्यादा मोटा न करें, नहीं तो वसंत में अंकुरों को बाहर निकलने में मुश्किल होगी। और इसे इतना पतला भी न रखें कि बर्फ पिघलने के बाद बीज सतह पर आ जाए। मिट्टी डालने के बाद आपको इसे दबाने या थपथपाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके विपरीत, यह परत जितनी अधिक भुरभुरी होगी, उतना ही बेहतर होगा। यह एक एयर कुशन, हवा के तकिए की तरह काम करेगी, जो बीजों को तापमान में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाएगी। और इस चरण का सबसे जरूरी नियम, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। भले ही आपको लगे कि मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी है, इस समय नमी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। नमी बीजों के अंकुरण की प्रक्रिया शुरू कर देगी, जिससे हम बचना चाहते हैं। बीजों को जरूरी नमी वसंत ऋतु में बर्फ के पिघले हुए पानी के साथ मिल जाएगी। हमारा काम अभी यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें सूखी और ठंडी शीत निद्रा डोरमेंसी मिले। यह आसान लेकिन प्रभावशाली तरीका अतिरिक्त मिट्टी के उपयोग के साथ शीतकालीन बुवाई अंडर विंटर सोइंग में कृषि तकनीकी सोच का शिखर है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके बीज शीतकालीन आराम के लिए आदर्श स्थिति में रहे। बीजों को सूखी मिट्टी की परत से सुरक्षित रूप से ढकने के बाद हमें आखिरी और सबसे जरूरी सुरक्षा कवच पर ध्यान देना है, यानी मल्च की शीतकालीन चादर। यह कदम बेहद जरूरी है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कम बर्फबारी होती है या सर्दियां स्थिर नहीं रहती। मल्च कई अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करती है। सबसे पहले, यह तापमान के अचानक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करती है। कड़ाके की ठंडी रातों में जमीन तेजी से जम सकती है और दिन में धूप पड़ने पर पिघलने लगती है। तापमान का यह उतार चढ़ाव बीजों के लिए हानिकारक है। मल्च की मोटी परत थर्मस की तरह काम करती है, जिसके नीचे तापमान अधिक स्थिर बना रहता है। दूसरा, मल्च बर्फ को रोके रखती है। हल्की बर्फबारी भी जो खुली जमीन से हवा उड़ा ले जाती है,
वह मल्च की परत से चिपक जाती है, जिससे अतिरिक्त गर्माहट मिलती है। और जैसा कि हम जानते हैं, बगीचे में जीवित चीजों के लिए बर्फ सबसे बेहतरीन लिहाफ कंबल होती है। तीसरा, बसंत ऋतु में मल्च मिट्टी की सतह पर कठोर पपड़ी नहीं बनने देती। यह पपड़ी बीजों के अंकुरण और हवा के प्रवेश को रोकती है। मल्च के नीचे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी बनी रहती है। मल्च के रूप में क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? आदर्श विकल्प है सूखी, रोगमुक्त पेड़ों की पत्तियां। इसके लिए भूर्ज, बर्च, मेपल, मेपल या लिंडन, लिंडेन के पत्ते सबसे अच्छे होते हैं। परत मोटी होनी चाहिए, कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर। चिंता न करें, बसंत आते आते ये काफी दबकर बैठ जाएगी। एक और बेहतरीन सामग्री है चीड़ या देवदार की टहनियां, पाइन बाउज। ये बर्फ को शानदार ढंग से रोकती है और जमती नहीं है, जिससे हवा का संचार अच्छा बना रहता है। आप पुआल, स्ट्रॉ, सूखी घास, है, पीट मॉस, पीट या बारहमासी पौधों के कटे हुए डंठल का भी उपयोग कर सकते हैं। मुख्य नियम यह है कि मल्च सूखी और भुरभुरी होनी चाहिए। लकड़ी का बुरादा, सॉडस्ट इस्तेमाल न करें, खासकर ताजा बुरादा, क्योंकि यह मिट्टी को बहुत अधिक अम्लीय, एसिडिक बना सकता है। मल्च को क्यारी के ऊपर एक समान परत में बिछा दें। इसे हल्के से टहनियों से दबाया जा सकता है ताकि हवा इसे उड़ा न ले जाए। बैस धरने दे। बस, अब आपकी क्यारी पूरी तरह से सर्दियों के लिए तैयार है। आपने बीजों को आरामदायक और सुरक्षित शीत निद्रा, डॉर्मेंसी सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ कर दिया है। अब आप निश्चिंत होकर घर जा सकते हैं और बसंत का इंतजार कर सकते हैं। सर्दियां बीत चुकी है, सूरज अब गर्माना शुरू हो गया है और आपके खेत में बर्फ पिघलने के साथ पहली खाली जगहें दिखने लगी हैं। अब एक नया और उतना ही महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है, सर्दियों में बोई गई हमारी फसलों की वसंत में देखभाल। इसके भी अपने नियम हैं और सबसे जरूरी नियम है सही समय को हाथ से न जाने देना। जैसे ही आपकी क्यारी से बर्फ पूरी तरह हट जाए और जमीन ऊपर से थोड़ी सूख जाए, आपको तुरंत काम शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले आपको सर्दियों का कवर यानी मल्च हटाना होगा। अगर आपने चीड़ की पत्तियां या मोटी सूखी पत्तियां इस्तेमाल की थीं, तो उन्हें रेक की मदद से धीरे धीरे हटा दें। यह काम सावधानी से करें, कहीं ऐसा न हो कि आप उग चुके शुरुआती नन्हे पौधों को नुकसान पहुंचा बैठे। लेकिन अगर मल्च के रूप में पीट का इस्तेमाल किया गया था, तो उसे हटाने की जरूरत नहीं है। बस उसे हल्के से ढीला कर दें। हम ये क्यों कर रहे हैं? हमें काली मिट्टी को सूरज की किरणों के सामने लाना है। काली सतह हल्की मल्च की तुलना में गर्मी बहुत तेजी से सोखती है और मिट्टी कई गुना ज्यादा तेजी से गर्म होना शुरू हो जाएगी। यही वह संकेत है जो हमारे बीजों को मिलता है, जागने का समय आ गया है। मल्च हटाने के बाद आप इस प्रक्रिया को और भी तेज कर सकते हैं। मेहराब, आर्क लगाई और क्यारी को पारदर्शी प्लास्टिक शीट या सफेद कवरिंग सामग्री जैसे स्पनबॉन्ड से ढक दें। ऐसा करने से आप एक छोटे ग्रीन हाउस का असर पैदा करेंगे। दिन में कवर के नीचे का तापमान बाहर की तुलना में 5 से 10 डिग्री ज्यादा रहेगा और रात में यह मिट्टी को ठंडा होने से बचाएगा। इस आसान तरीके से आपके अंकुर एक हफ्ते पहले ही निकल आएंगे। इस कवर के नीचे मिट्टी सूखेगी नहीं और बीजों को उगने के लिए गर्मी और नमी की सबसे अच्छी मात्रा मिल जाएगी। खासकर गर्म धूप वाले दिनों में छोटे ग्रीनहाउस को समय समय पर हवा देना न भूले, ताकि ज्यादा गर्मी न हो जाए। इस चरण में आपके ध्यान की जरूरत है, लेकिन इसका इनाम बहुत बड़ा होगा। आप सचमुच अपने हाथों से अपने बगीचे के एक छोटे से कोने में बसंत के आगमन का संचालन करेंगे, जिससे आपके भविष्य के टमाटरों को जीवन की सबसे अच्छी और सबसे शुरुआती शुरुआत मिलेगी। और अब आता है वह जादुई पल जिसके लिए यह सब किया गया था। एक दिन जब आप अपने कवर के नीचे झांकेंगे, तो आपको वे दिखेंगे, आपके पहले अंकुर। लेकिन ये मत सोचिए कि वे आपकी खिड़की पर रखे नाजुक हल्के हरे पौधों की तरह होंगे। जो दृश्य आप देखेंगे वह शायद आपको थोड़ा हैरान कर सकता है, या अगर आप तैयार नहीं हैं तो शायद डरा भी सकता है। ठंड में बोए गए ये टमाटर के पौधे असल में छोटे मजबूत लड़ाके होते हैं,
जिन्होंने खुद को पूरी तरह से कठोर बना लिया है। वे ठिगने गट्ठेदार होंगे, उनका तना मोटा और मजबूत होगा और उनका रंग हल्के हरे की बजाय गहरा हरा होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से बैंगनी या हल्का नीलापन दिखाई देगा। खासकर तने और बीजपत्र के निचले हिस्से में आपको यह बैंगनी रंग ज्यादा दिखेगा। घबराइए मत, यह किसी बीमारी या फास्फोरस की कमी का संकेत नहीं है, जैसा कि घर के अंदर रखे पौधों में होता है। ये तो उनके स्वास्थ्य और शक्ति का प्रमाण है। यह बैंगनी रंग एंथोसायनिन नामक पिगमेंट है, जिसे पौधा ठंड और तेज बसंत की अल्ट्रावायलेट किरणों से खुद को बचाने के लिए पैदा करता है। यह उसकी प्राकृतिक सुरक्षा है। एक ही बोतल में उसका सनस्क्रीन और एंटीफ्रीज। यह रंग बताता है कि पौधा अत्यंत कठोरता से गुजरा है और खुले मैदान में जीवन जीने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह तापमान में उतार चढ़ाव से बिल्कुल नहीं डरता। ऐसे छोटे पौधे खुद को नुकसान पहुंचाए बिना रात में -1 या 2 डिग्री तक के थोड़े समय के पाले को भी सह सकते हैं। जहां उनके नाजुक घर के अंदर उगाए गए भाई बहन इस तापमान पर नष्ट हो जाएंगे, वहीं ये मजबूत पौधे और भी शक्तिशाली बन जाएंगे। इन्हें देखना सचमुच आनंददायक होता है। वे रोशनी के लिए ऊपर की ओर नहीं लटकते, क्योंकि उन्हें रोशनी भरपूर मिलती है। वे सीधे ऊपर बढ़ने के बजाय चौड़ाई में बढ़ते हैं, तुरंत एक शक्तिशाली जड़ प्रणाली बनाते हैं और भविष्य की भरपूर फसल के लिए नींव डालते हैं। यही इस तरीके के फायदे का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप केवल अंकुर नहीं देख रहे हैं, आप प्राकृतिक चयन का परिणाम देख रहे हैं। कठोर परिस्थितियों पर जीवन की विजय। शुरुआती अंकुरों को देखकर जो खुशी मिलती है, जब वो थोड़ी शांत हो जाए, तब आता है मानसिक रूप से सबसे मुश्किल काम, पौधों की छंटनी या विरलीकरण। चूंकि हमने बीज बहुत पास पास बोए थे, इसलिए ये एकदम घने जंगल या झाड़ी जैसे उगेंगे। अगर इन्हें ऐसे ही बढ़ने दिया गया, तो ये रोशनी, पानी और पोषण के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे। नतीजतन हमें लंबी कमजोर फसल मिलेगी, जिससे अच्छी पैदावार नहीं होगी। इसलिए छंटनी, विरलीकरण करना नितांत आवश्यक है। इसे बिना किसी दया के करना होगा। यहां दया नहीं, बल्कि जो सबसे मजबूत है वही बचेगा का सिद्धांत काम करेगा। छंटनी कई चरणों में करना बेहतर होता है। पहला चरण तब शुरू करें जब अंकुरों में 2 बीज पत्रों के अलावा 2 असली कटे हुए पत्ते दिखने लगे। इस स्टेज पर सबसे कमजोर, पतले और स्पष्ट रूप से अविकसित अंकुरों को हटा दें। अगर मिट्टी नम है, तो आप उन्हें खींचकर निकाल सकते हैं या पड़ोसी पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें जमीन के पास से सावधानी से नोचकर हटा दें। इस समय पौधों के बीच लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी बनाए रखें। 1 या 2 हफ्ते बाद जब पौधे थोड़े और बढ़े और मजबूत हो जाएं, तो अंतिम छंटनी करें। अब आपको हर समूह में से केवल एक सबसे शक्तिशाली, सबसे मजबूत और सबसे स्वस्थ पौधे को चुनना है। बाकी सभी को हटा दें। टमाटर की झाड़ियों के बीच की अंतिम दूरी उतनी होनी चाहिए जितनी उस किस्म के लिए सुझाई गई है। आमतौर पर यह 40 से 50 सेंटीमीटर होती है। हाँ, ये करते समय आपका हाथ कांप सकता है। दर्जनों स्वस्थ और मजबूत दिखने वाले पौधों को हटाने में आपको दुख होगा, लेकिन आपको समझना होगा कि यह हत्या नहीं, बल्कि एक तरह की देखभाल है। एक लीडर को छोड़ते हुए आप उसे एक मजबूत जड़ प्रणाली और एक घनी झाड़ी विकसित करने के लिए पर्याप्त जगह दे रहे हैं। आप जमीन की पूरी क्षमता को कुछ चुने हुए पौधों में केंद्रित कर रहे हैं। यही चुने हुए पौधे आपको वो शानदार पैदावार देंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। और हां, जिन पौधों को आप निकाल रहे हैं, उन्हें फेंकने की जरूरत नहीं है। उनमें से जो सबसे मजबूत हैं, उन्हें आप सावधानी से दूसरी क्यारी में लगा सकते हैं। वे बेशक अपने बचे हुए साथियों से थोड़े पीछे रह जाएंगे, लेकिन फिर भी वे सामान्य नर्सरी की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत पौधे होंगे। आपको शायद लगता होगा कि वसंत की इस सारी मेहनत के बाद अब जटिल और मुश्किल देखभाल का दौर शुरू होगा। लेकिन इस तरीके की सबसे अच्छी बात यही है कि सीधे जमीन में लगाए गए इन टमाटरों की आगे की देखभाल न के बराबर होती है। ये पौधे इतने स्वावलंबी, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं
कि इन्हें आपके हस्तक्षेप की लगभग जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ का मुख्य सिद्धांत यही है कि बस इन्हें अकेला छोड़ दें या इनकी राह में रुकावट न बने। चलिए पानी देने की बात करते हैं। इनकी मजबूत गहरी जड़ों वाली प्रणाली, जो जमीन में बहुत गहराई तक जाती है, के कारण ये टमाटर सतह की जड़ों वाले पौधों की तुलना में खुद को बेहतर ढंग से नमी प्रदान करते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में गर्मियों के पहले भाग में उन्हें प्राकृतिक बारिश ही पर्याप्त होती है। आपको उन्हें केवल तभी पानी देना चाहिए जब बहुत तेज और लंबी सूखा पड़े, और ऐसा करते समय पानी कम बार लेकिन भरपूर मात्रा में दें। मिट्टी को बड़ी गहराई तक भिगो दें ताकि जड़ें चौड़ाई के बजाय गहराई में बढ़ने के लिए प्रेरित हों। बार बार और ऊपर से पानी देना इसके विपरीत हानिकारक होता है। ये पौधे को आलसी और निर्भर बना देता है। अब उर्वरक खाद की बात। यदि आपने पतझड़ में क्यारी को जैविक खाद से अच्छी तरह तैयार किया था, तो फल लगने तक इन टमाटरों को शायद किसी भी तरह के अतिरिक्त पोषण की जरूरत न पड़े। वे मिट्टी से ही सब कुछ ले लेंगे। पहली बार खाद तब दी जा सकती है जब दूसरी गुच्छे में फूल आने लगे। इसके लिए पोटेशियम और फास्फोरस की अधिकता वाले मिश्रित उर्वरक का उपयोग करें। इस समय नाइट्रोजन का ज्यादा इस्तेमाल न करें ताकि फल की कीमत पर केवल हरी पत्तियां ही न बढ़े। पार्श्व शाखाओं सकरिंग को हटाना। हमने जिन निर्धारित डिटर्मिनेट किस्मों को चुना है, उनमें या तो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती या यह बहुत कम होता है। आमतौर पर केवल पहली फूल की डाली के नीचे उगने वाली शाखाओं को ही हटाया जाता है ताकि झाड़ी ज्यादा घनी न हो। बाकी के लिए पौधा अपनी छांव और विकास को खुद ही नियंत्रित करता है। आपको जटिल प्रश्नों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि ग्रीन हाउस में अनिश्चित किस्मों के साथ करनी पड़ती है। संक्षेप में, आपकी सारी देखभाल केवल दो चीजों तक सीमित है। बारिश के बाद मिट्टी की पपड़ी को हटाने के लिए समय समय पर गुड़ाई करना, और जब पौधे छोटे हों तब खरपतवार हटाना। जब झाड़ियां बड़ी हो जाती है तो वे खुद ही ज्यादातर खरपतवारों को दबा देती है। यही है असली आलसी बागवानी, जहां आप पौधों के लिए काम नहीं करते बल्कि उनके साथ सहयोग करते हैं और कम से कम प्रयास में अधिकतम परिणाम पाते हैं। हालांकि हमारे वीर टमाटरों में गजब की सहन शक्ति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे पूरी तरह से अजेय या सुरक्षित हैं। कुछ खतरे हैं जिनके लिए हमें तैयार रहना होगा, खासकर वसंत के अनिश्चित मौसम में। सबसे बड़ा खतरा है देर से पड़ने वाला पाला, यानी फ्रॉस्ट। हमने बताया था कि पौधे -2 डिग्री तक सह सकते हैं, लेकिन अगर मौसम विभाग -5 या उससे नीचे के तापमान का अनुमान लगाता है, तो जोखिम लेना ठीक नहीं है। ऐसे हालात के लिए आपके पास स्पन बॉन्ड या एग्रोफाइबर जैसा सुरक्षा कवर हमेशा तैयार रहना चाहिए। पाला पड़ने की पिछली शाम को बस इसे क्यारियों पर लगे मेहराबों के ऊपर डाल दें। इतना काफी होगा पौधों को बचाने के लिए। सुबह जैसे ही तापमान 0 से ऊपर जाए, इस कवर को हटा देना जरूरी है, वरना टमाटर भाप या गर्मी से गल सकते हैं। दूसरी संभावित समस्या है कीटों की। युवा और रसीले अंकुर क्रूसिफेरस फ्ली बीटल को आकर्षित कर सकते हैं, खासकर अगर आसपास गोभी या मूली उगी हो। यह कीड़ा कुछ ही दिनों में पत्तों को छलनी बना सकता है। इससे लड़ने के लिए आप पौधों पर लकड़ी की राख या तंबाकू का चूर्ण, धूल छिड़क सकते हैं। इसे सुबह जल्दी ओस के समय करना बेहतर है ताकि पाउडर पत्तों से चिपक जाए। इसके अलावा वसंत में घोंघे और स्लग भी सक्रिय हो जाते हैं, जो कोमल पौधों को खाना पसंद करते हैं। इनके लिए आप क्यारी के चारों ओर अंडे के पिसे हुए छिलकों का अवरोध बना सकते हैं या स्लग से लड़ने वाले खास दाने बिखेर सकते हैं। जहां तक रोगों की बात है, तो शुरुआती टमाटरों को यहां एक बड़ा फायदा है। उनकी मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण उन पर फाइटोफथोरा यानी झुलसा रोग का हमला कम होता है। लेकिन एहतियात के तौर पर, खासकर अगर गर्मियों में ठंड और बारिश अधिक हो, तो आप सेनाबैसिलस या ट्राइकोडर्मा पर आधारित जैविक फफूंदीनाशक यानी बायोफंगीसाइड्स का उपयोग कर सकते हैं। ये इंसानों और पर्यावरण दोनों के लिए सुरक्षित दवाएं हैं, जो हानिकारक फफूंद के विकास को रोकती हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है
कि इलाज से हमेशा बचाव बेहतर होता है। इसलिए अपने पौधों पर ध्यान दें, पर घबराएं नहीं। अधिकांश मामलों में उनकी प्राकृतिक शक्ति आपकी कम से कम मदद से किसी भी परेशानी का सामना करने में सक्षम होगी। जून का महीना आ चुका है और अब आपके और उन पड़ोसियों के बागानों में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आने लगा है जो पारंपरिक तरीका अपनाते हैं। यह वक्त है खुली तुलना करने का और अपनी कामयाबी पर चुपचाप मुस्कुराने का। जरा अपने पड़ोसी की क्यारी पर नजर डालिए। उनके पौधे अभी भी पीले मुरझाए हुए हैं, रोपाई के सदमे से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। उनके तने पतले हैं, पत्ते हल्के पीले पड़ चुके हैं। वे अपना कीमती समय और ऊर्जा सिर्फ अनुकूलन एडप्टेशन में बर्बाद कर रहे हैं। अब अपनी क्यारी देखिए। यहाँ मजबूत गहरे हरे पत्तों वाले घनी हरियाली से लदे पौधे खड़े हैं। उनके तने मोटे और शक्तिशाली हैं। वे कब के पड़ोसियों के पौधों से आगे निकल चुके हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आपके टमाटरों पर पहली बल्कि दूसरी मंजरियां फ्लावर ट्रसेस भी पूरी तरह खिल चुकी है। और जो पौधे सबसे आगे हैं उन पर मटर के दाने जितने छोटे छोटे हरे फल दिखने भी लगे हैं। पड़ोसी को इस स्टेज तक पहुंचने में अभी कम से कम 2 से 3 हफ्ते और लगेंगे। बस कुछ और हफ्ते बीतते हैं और जुलाई शुरू हो जाता है। पड़ोसी अपने टमाटरों पर पहला फूल देखकर खुश हो रहा है और आप तो पहले लाल रसीले और खुशबूदार टमाटर तोड़कर खाने लगे हैं। ये एक अद्भुत एहसास है ऐसे समय में अपने बागान के टमाटर खाना, जब दूसरों के पौधों पर अभी फल लगना शुरू भी नहीं हुआ है। आप पके फलों से भरी एक टोकरी घर लाते हैं, पहला ग्रीष्मकालीन सलाद बनाते हैं और उसका स्वाद बिल्कुल स्वर्ग जैसा लगता है। इसी दौरान पड़ोसी को झुलसा रोग ब्लाइट से जूझना पड़ता है, जो अक्सर रोपाई के कारण कमजोर हुए पौधों पर हमला करता है, जबकि आपके पौधे अपनी मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी के कारण एकदम साफ और स्वस्थ खड़े हैं। जब अगस्त आता है, जो आमतौर पर फसल कटाई का महीना होता है, तब तक आपके पौधों पर फलों की दूसरी लहर आ चुकी होती है। आप न सिर्फ पेट भरकर खा चुके होते हैं, बल्कि आपने सर्दियों के लिए पहली तैयारी भी कर ली होती है और पड़ोसी अब भी सिर्फ मजे लेना शुरू कर रहा होता है। यह अंतर पूरे मौसम में दिखाई देता रहेगा। आपके पौधे ज्यादा फल देंगे, ज्यादा स्वस्थ रहेंगे और उन्हें देखभाल की भी बहुत कम जरूरत पड़ेगी। और जब आपके पड़ोसी आखिरकार पूछेंगे कि आपकी इस कामयाबी का राज क्या है, तो आप गर्व से उन्हें सर्दियों से पहले बीज बोने, अंडर विंटर सोविंग के इस साधारण चमत्कार के बारे में बता सकेंगे। यह एक क्षण शरद ऋतु और वसंत के सभी परिश्रम के लायक होता है। और ये आ गया हमारी सारी मेहनत का चरम, सबसे सुखद पल, फसल की कटाई और उसका लेखा जोखा। जब आप पके टमाटरों को टोकरा नहीं बल्कि बाल्टियों में भरते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। इस प्राकृतिक तरीके से उगाए गए फलों का स्वाद अक्सर लाजवाब होता है। वे ज्यादा मीठे, गहरे और उस असली टमाटर वाली खुशबू से भरे होते हैं जो बाजार के सब्जियों में कम मिलती है। यह सूरज, मिट्टी और प्रकृति की शक्ति पर आपके विश्वास का स्वाद है। लेकिन कटाई सिर्फ मौसम का अंत नहीं है, बल्कि अगले मौसम की शुरुआत भी है। ठीक इसी समय, जब आप सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली झाड़ियों से सबसे सुंदर और स्वस्थ फल तोड़ रहे होते हैं, आपको अगले साल के बीजों के बारे में सोचना चाहिए। कुछ एकदम बेहतरीन पौधे पर पूरी तरह से पके हुए टमाटर चुनें। उन्हें 2-3 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि वे नरम हो जाएं। फिर उन्हें काटें, बीजों को गूदें और रस के साथ एक कांच के जार में निकालें और उन्हें कुछ दिनों के लिए किण्वन फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दें। जब सतह पर एक पतली परत पपड़ी बन जाए और बीज नीचे बैठ जाए, तो उन्हें अच्छी तरह धोकर, सुखाकर संभाल कर रख लें। ये बीज अपने भीतर गुजरी हुई सर्दी की आनुवंशिक याददाश्त लिए होंगे। ये उन बीजों की तुलना में आपकी जमीन और मौसम के लिए कहीं ज्यादा अनुकूल होंगे जो आप बाजार से खरीदते हैं। साल दर साल अपने सबसे बेहतरीन पौधों के बीज बचाकर आप अपनी खुद की चयन प्रक्रिया सिलेक्शन पूरी करते हैं और अपनी बागवानी के लिए एकदम सही अनोखी किस्म तैयार करते हैं। ये चक्र पूरा होता है।
आप केवल उपभोक्ता नहीं रहते, बल्कि प्रकृति के साथ मिलकर पौधों को बेहतर बनाने वाले सह निर्माता बन जाते हैं। अगली पतझड़ में जब आप सर्दियों की बुवाई के लिए अपनी क्यारी तैयार करेंगे, तो आपके पास बाजार का कोई साधारण पैकेट नहीं होगा, बल्कि आपके अपने परखे हुए सर्वोत्तम एलीट बीज होंगे। और हर गुजरते साल के साथ आपकी फसल बेहतर होती जाएगी और आपकी कला मास्टरपीस निखरती जाएगी। यह तरीका कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक दीर्घकालिक रणनीति है जो बागवानी को महज एक रूटीन काम से बदलकर एक रोमांचक और रचनात्मक प्रक्रिया बना देती है। जरा इस सोच के बदलाव पर गौर कीजिए। जहां सब लोग नाजुक पौधों को पालने में महीनों लगा रहे हैं, वहीं आप बस बीज को मिट्टी और कुदरत के हवाले कर रहे हैं, और कुदरत आपको इसका कई गुना ज्यादा इनाम देती है। आपको सिर्फ जल्दी फसल नहीं मिलती, आपको ऐसे मजबूत पौधे मिलते हैं जो कुदरती चुनाव से गुजरे हैं और किसी भी माहौल में फल देने के लिए तैयार है। यह तरीका सिर्फ एक बागवानी की ट्रिक या जुगाड़ डीच नहीं है, यह जड़ों की ओर लौटना है, प्रकृति के साथ तालमेल में काम करना है, जो हमेशा हमसे ज्यादा समझदार है। धन्यवाद कि आपने ये वीडियो आखिर तक देखा। अगर इस तरीके ने आपको प्रभावित किया है, तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारे नए बागवानी प्रयोगों को मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपने कभी सर्दियों के लिए कुछ बोने की कोशिश की है? या शायद आपके पास जल्दी फसल लेने का अपना कोई गुप्त तरीका है? अपना अनुभव कमेंट्स में साझा करें, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।